This video of computer science lectures is brought to you by Alpine Academy. Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Computer Science, Chapter 2, Fundamentals of Operating System. Computer Science lecture for the students. SLOs में Chapter 2 के स्टार्ट पे यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटपुट्स, डिफाइन ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि ये क्या होता है, इसको डिफाइन करना है. देन डेवलप दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ओएस. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में समझना. ये आपका ये टॉपिक होगा और उसके बाद टॉपिक है डिस्टिंग्विश अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस ऑफ ओएस. ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट इंटरफेसेस को समझना. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में विंडोज़, जिसको कहते हैं ना विंडो इंस्टॉलेशन. विंडोज़ हुई है, मेरे कंप्यूटर में ये है, 7 है, 10 है, कौन सी है, विस्टा है, ठीक है. यानी जिसके तहत पूरा मोबाइल, एंड्रॉयड हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, सारा वर्किंग करता है, मैक कुछ भी. तो जो मेन चीज़ उसके अंदर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है जो जनरल इंस्ट्रक्शंस को और सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है ना, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ये डिफरेंट आपके सामने नीचे है, जैसे ब्लैकबेरी, लाइनक्स, एंड्रॉयड, मैक है, विंडोज़ है, आईओएस. ये सब डिफरेंट विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं. सही है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो कि परफॉर्म करता है बेसिक टास्क, जैसा कि बूटिंग. बूटिंग क्या होता है? बूट मेन्यू होता है. जैसे एक कॉमन कीबोर्ड है, वहाँ पे फंक्शन कीज़ होती है ना टॉप के ऊपर, तो वहाँ पे हम F12 प्रेस करें तो हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, तो वो बूट मेन्यू होता है. ठीक है. बूट मेन्यू से जहाँ से विंडोज़ इंस्टॉल होती है, विंडो अपडेट होती है, ये दीगर उसके फंक्शन वगैरह को कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट के लिए, जर्नल उसकी सेटिंग वगैरह. ठीक है. इसके अलावा सिस्टम के अंदर डाटा को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, फिर सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी, यानी कि जो टेंजिबल होती हैं, फिजिकल डिवाइसेस जो होती हैं सारी, जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, प्रिंटर, स्कैनर एंड समथिंग एल्स, जो भी हैं जो चीज़ें, उनको मैनेज करना, उनके फंक्शंस को मैनेज करना, फिर सारे कार्ड्स वगैरह को, हर चीज़ को, यानी जनरली तमाम तर फंक्शन और डाटा की प्रोसेसिंग वगैरह से लेके, ठीक है, हर किस्म के फंक्शन को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, ये सब क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट है कि फंक्शंस क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन से हैं, क्या हैं. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है? हर कंप्यूटर की हर तरह की एक्टिविटी को मैनेज करता है. ये मास्टर कंट्रोल है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड्स करता है इंटरफेस पर यूज़र जो कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. ठीक है. यानी हम जिस मीडियम के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी बात, अपना डाटा, अपनी क्वेरीज जो भी कंप्यूटर तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो जाहिर है कि उसके अंदर एक फंक्शन है ना, वो हमारी सारी चीज़ें लेके मशीन तक पहुंचाता है और उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है. तो ये सब यूज़र के लिए ना एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, मीडियम है. तो ये यही ओपी सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस चीज़ को मैनेज करता है. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, या फिर कोई और एप्लीकेशन, जैसे डिफरेंट ऐप्स मोबाइल के ऊपर ऐप होते हैं, और इसी तरह कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं. ठीक है. उनको अलग से जब डाउनलोड किया जाता है ऑनलाइन या सीडीज के थ्रू, या जितने कुछ ऐप्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी भी मौजूद होती हैं, ये सब कुछ किसके ऊपर चलता है? विंडोज़ के ऊपर चलता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है. ठीक है. जैसे कि ये डायग्राम बुक में है आपकी 2.2 फिगर है. ठीक है. इसमें दिखाया गया, इस पिक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. मेनली इसके फंक्शंस को नीचे इस तरह से बताया गया है.
अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस शॉर्टली यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है बूटिंग। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले ब्लैक स्क्रीन होती है, फिर एक दो टेक्स्ट लाइट सा स्टार्ट होना शुरू होता है, फिर आपको सिर्फ कर्सर नज़र आएगा, फिर मूवमेंट के बाद फिर ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है। तो ये चंद सेकंड्स के प्रोसेस के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर आप कुछ देख सकते हो कि हाँ भाई अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, अब आप उसको ऑपरेट करना स्टार्ट करते हो या प्रोसेस करते हो जो भी। अब ये सारा स्टार्टअप कौन करता है? वो बूट सिस्टम होता है। बूट सिस्टम के लिए उसमें प्रॉपरली जाने के लिए जब हम उसकी चेकिंग वगैरह या कुछ चेंज करना हो सेटिंग को, तो फिर हम फंक्शन की यानी कि F12 के ज़रिए बूट सिस्टम में एंटर होते हैं। अब ये है कि इट चेक्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड मेक्स इट रेडी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर के पूरे सिस्टम की चेकिंग भी करता है और फिर मुख्तलिफ तरह की टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी मैनेज करता है सारा। फिर नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सारे रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्स किसको कहते हैं? मीडियम, ज़रिया, जिसके ज़रिए से कोई चीज़ हो रही है। अब तमाम तर चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर हैं और हार्डवेयर में। हार्डवेयर मतलब कि सारी डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, फिर उसके लिए जो हम दीगर छोटे छोटे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इंटरनली सीपीयू के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है, उससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं विंडोज़ में, और इसके अलावा हम अलग से करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, अब तमाम तो हार्डवेयर की मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट को देखता है, ये एलोकेट करता है इसको ओएस सिस्टम जो है, और शॉर्टली ये कि सारी की सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब इसके इन फंक्शंस को इस फ्लो चार्ट से, इस छोटी सी फिगर से भी बताया गया है यहाँ पे। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों ही सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं, दो तरह के होते हैं विंडोज़ के अंदर, दोनों चल रहे होते हैं। ठीक है, और यूज़र इनको यूज़ कर रहा है। फिर सीपीयू। थर्ड फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। वी इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जैसे कि यूज़र और कंप्यूटर फेस टू फेस होते हैं, जिस मीडियम के थ्रू जब यूज़र एलिजिबल होता है कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके, उससे कम्युनिकेट करे। कमांड इंटरप्रेटर इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच रीड्स द कमांड्स फ्रॉम यूज़र। हम यूज़र यानी कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले हम लोग यूज़र हैं। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देती हैं, जो कमांड्स अप्लाई करते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं, जैसे मैंने टाइप करना है या बोलना है या कुछ सुनना है, देखना है, कोई फाइल कंपोज कर रही हूँ, तो हम अपनी कमांड्स देते हैं। डिफरेंट मीडियम है इसके लिए, रिसोर्सेज हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन यूज़ करेंगे। तो ये लोग हम ये चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होते हैं और इंटरप्रीट्स दम एंड ट्रांसलेट दम। और वो जो उसके अंदर कमांड इंटरप्रीटर होता है जो इसको ट्रांसलेट करता है, यानी इसकी तर्जुमानी करता है, ताकि मशीन को, उस सिस्टम को हमारी इंस्ट्रक्शन की समझ आए। एंड चेंज देम इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर वो हमारी सारी की सारी कमांड और इंस्ट्रक्शंस को पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। मशीन लैंग्वेज यानी ऐसी ज़ुबान जिसको वो मशीन, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है ना, वो समझ सके, वो समझेगी तो फिर प्रोसेसिंग होगी ना, तो उसको फिर पहले मशीन लैंग्वेज में वो फिर चेंज करती है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। और फिर इस हिसाब से उसको एलिजिबल बनाती है कि जो भी डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम है या रिसोर्सेज होते हैं प्रोसेसिंग डाटा के लिए, वो सब उन चीज़ों को समझ सकें, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन कमांड्स को समझ सकें। तो इस चीज़ को कहते हैं यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रीटर। तो ये कमांड इंटरप्रीटर ही है जो कि हमारी सारी की सारी कमांड और इंस्ट्रक्शंस को मशीन को, कंप्यूटर की मशीन को समझाता है। ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस to programs and data in need of these resources। यानी मेमोरी को मैनेज करना, ये भी इसका एक फंक्शन है। स्टूडेंट पढ़ते हुए, लेक्चर्स लेते हुए, या फिर आप बुक से पढ़ो जब भी, तो मेन पॉइंट्स को ना आप अंडरलाइन करते जाया करें, की पॉइंट्स को जहन में रखा करें, और कुछ
स्पेशल चीज़ें जो जैसे कोई कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं, स्पेशली बताई जाती हैं, फंक्शंस वगैरह या डेट्स या कुछ पार्ट्स के नाम वगैरह, तो इनको आप हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि इससे आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी होती है। अब एमसीक्यूज़ ये बिल्कुल नहीं होता कि जो एक्सरसाइज में प्रोवाइड किए हुए गए हों वही एग्ज़ाम में आएंगे। एमसीक्यूज़ कहीं से भी आते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज बेस पे आते हैं, या उस मोस्टली जो टेक्स्ट जो बुक के अंदर मौजूद है, जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसमें से आते हैं जनरल। कभी कभार एक्सरसाइज में से भी आ जाते हैं, तो वो सिर्फ उन्होंने एक सैम्पल के तौर पे हमें एक्सरसाइज प्रोवाइड की होती है कि इस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं या आते हैं, वो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। आपको खुद इस तरह से प्रिपेयर करना है कि प्रेपरेशन के लिए आप एटलीस्ट 50 ब्लैंक्स एक चैप्टर से आप बना सकते हो। आप खुद जब सर्च करके बनाओगे तब क्या होगा कि वो आपकी ब्लैंक्स भी तैयार हो जाएंगी और एमसीक्यूज भी तैयार हो सकते हैं, या फिर इनकरेक्ट को करेक्ट करना, ठीक है, चूज़ द बेस्ट आंसर, कॉलम फिलिंग, इन चीज़ों के लिए वो आपकी 50 ब्लैंक्स अगर आप एवरेज एक चैप्टर से कर लेते हो मेन, तो वो सर्च करते हुए, उसको अंडरलाइन करते हुए या हाईलाइट करते हुए आप वो डेटा ना आपके माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। आप एक दो दफ़ा उसको जब पढ़ते हो, एक तो आप रीड कर रहे होते हो, फिर उसको मज़ीद पढ़ के फिर आप लिखते हो, तो दो चार दफ़ा आपकी नज़र से वो गुजरता है, तो आपको खुद बहुत वो याद हो जाता है। कम से कम उसमें से 20 to 25 आपको एट अ टाइम जब आप लिख लोगे ना, बना लोगे, उसको नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में कहीं और, तो आपको 50% वैसे ही याद हो जाएंगे। बाकी 50% आप एक दो दफ़ा रिवाइज करोगे तो वो हो जाएंगे। तो आपने एमसीक्यूज़ की प्लानिंग इस तरीके से करनी है, ठीक है। आप अगर अच्छे प्रिपेयर करना चाह रहे हो एमसीक्यूज़, तो आप कोई भी चैप्टर रीड करो किसी भी सब्जेक्ट का, इस तरीके से किया करो। स्पेशली कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंसेज में अच्छी एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए यही तरीका है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में 10 ऑलमोस्ट दिए होते हैं सिर्फ वो किए जाएं, वो भी किए जाएं, लेकिन इस तरीके से आप एवरेज 50 ब्लैंक्स बनाया करें या 50 स्टेटमेंट्स की पॉइंट्स की। और इसके अलावा जो समरी होती है लास्ट पे, ठीक है, उसको भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उसमें भी की पॉइंट्स ही होते हैं, सारे मेन चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन नंबर 5 है इनपुट आउटपुट आईओ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डिवाइसेस और ड्राइवर्स को फैसिलिटेट करता है, उनको मैनेज करता है, उनके सारे फंक्शंस को। मतलब डिफरेंट छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है या डेफिनेशन है, इनको आप याद करके बता सकते हो कि ये भी इसका फंक्शन है, ये भी इसका फंक्शन है। मेनली कि ये कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपने डिफरेंट नेम देखे यहाँ पर ये फंक्शन से। नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 6, जहाँ पे बताया गया फाइल मैनेजमेंट। सारी फाइल्स को और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को उनको ऑर्गेनाइज करना, स्टोरेज में, मेमोरी में रखना, शेयरिंग करना किस तरह से, मतलब पूरी फाइल के मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। फिर नेक्स्ट नंबर 7 पे बताया गया प्रोसेस मैनेजमेंट। A process is a job or activity to be performed by the system. सिस्टम यानी सीपीयू जो भी काम करता है, मेन करता क्या है, प्रोसेसिंग ही तो करता है, ठीक है। इस सारे प्रोसेसिंग को मैनेज करना, ठीक है, वो इसको क्रिएट करना, कुछ इसमें सस्पेक्ट करना, कुछ रिज्यूम करना, डिलीट करना, ये सारा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग है। द टर्म process refers here to program code that has been loaded into a computer's memory for execution by the central processing unit. CPU के अंदर पूरी परफॉर्मेंस जो होती है प्रोसेसिंग डाटा की, हर चीज़ की, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये भी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी टास्क हैं डिफरेंट, ठीक है, इन सबको भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अब ये इसमें जो फिगर देख रहे हैं ये है टास्क मैनेजर की। टास्क मैनेजर क्या होता है, यानी टास्क को मैनेज करने के लिए जो भी फंक्शन है, जैसे कि टास्क मैनेजर एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि इस वक्त कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन सी एप्लीकेशन इस वक्त चल रही हैं रनिंग में, यानी कितने पेजेस, कौन सी विंडोज़ खुली हैं, कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं, और साथ ही स्टेटस क्या है कंप्यूटर का। और कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की होती है कि इसको कुछ प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ को स्केड्यूल करने के लिए, ठीक है।
ये सारा काम इसमें जो मैनेज करने का, आप देखिए कि ये आप फिगर में देख रहे हो, फाइल्स में प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी ऊपर आ रही है, ऊपर बार में, ठीक है। फिर एप्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इस वक्त जैसे यहाँ पे एक्सेल, वर्ड, टास्क मैनेजर, विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये ऐप्स चल रहे हैं, एप्लीकेशन वर्किंग में है, ठीक है। आगे मेमोरी के हिसाब से इनकी परसेंटेज आ रही है। उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में क्या क्या इस वक्त चल रहा है, ये पूरा स्टेट। अब फंक्शन नंबर 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम by administrator to manage user accounts to various IT resources like system, devices, applications, storage systems. जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो अकाउंट भी अपीयर होते हैं, जैसे साइन इन है, कंप्यूटर है, यूज़र अकाउंट, ये वो 2-3 अकाउंट्स भी बने होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को सारा मैनेज करना ये यूज़र मैनेजमेंट होती है। यूज़र मैनेजमेंट enables admins to control user access and onboard and offboard users to and from IT resources. अब नेक्स्ट पे है 2.1.2 में है टाइप्स ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस की टाइप कौन सी होती है? एन इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर और अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। यानी हम एज अ यूज़र, हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यानी ज़ाहिर है हम खुद से कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, मतलब हम अपने कामों के लिए किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो ये इस मशीन को हम समझाते हैं ना, तो जिस रिसोर्स के तहत ये सारी मशीन में हमारी इंस्ट्रक्शन जाती है, उसको कहते हैं, उस मीडियम को कहते हैं इंटरफेस। उस पोजीशन को फेस टू फेस हम बैठ के अपनी इंस्ट्रक्शन इसको दे रहे होते हैं। एज यूज़र इंटरफेस यानी UI इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और डिवाइसेस that allows a user to enter and receive information. There are many types of user interface और यूज़र इंटरफेसेस की बहुत सारी किस्में हैं और कॉमनली इसमें दो हैं जो कि आगे डिस्कस की जा रही हैं। अब ये जो आप फिगर या पिक्चर ये देख रहे हो, ये है कमांड लाइन इंटरफेस की। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होती है? इट प्रोसेसेस कमांड्स टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के थ्रू कंप्यूटर को कमांड देना, मतलब उसको ऑर्डर करना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ये जो जो प्रोग्राम इस चीज़ को हैंडल करता है, इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरप्रीटर, या फिर इसको कहते हैं कमांड लाइन प्रोसेसर, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स इम्प्लीमेंट अ कमांड लाइन इंटरफेस इन अ शेल फॉर इंटरैक्टिव एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस और सर्विसेज, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनल्स के ज़रिए यहाँ पे एक्सेस होती है। और सिंपली आप यही इस चीज़ को समझो, इस बात को, कि टेक्स्ट या लाइंस के थ्रू जब कमांड्स दी जाती हैं सिस्टम को, तो इसको ऑपरेट करने वाला या जो प्रोग्राम इसको हैंडल करता है उसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरप्रीटर। अब यहाँ पे कमांड लाइन को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है कि कमांड लाइन इंटरफेस CLI इज अ स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड representation in which the user types the commands on place called prompt to operate the computer. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ टाइपिंग करते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज में, या कोड्स होते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। अब कमांड्स कंटेन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये सिंपल टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और स्पेसिफिक पर्सन जिनको इसका नॉलेज होता है, अब वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो इसी तरह की कमांड्स इसमें अप्लाई होती हैं। CLI is different or difficult to use because the user has to remember the commands and their syntaxes, but it's fast in use because text mode takes less resources. It was primarily provided to users by computer terminals on UNIX and personal computers including MS-DOS and Apple DOS. ठीक है, ये मॉडल्स या फंक्शन सीरीज बताई गई हैं जहाँ पे इनको यूज़ किया गया, इनको इस्तेमाल किया गया। अब नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। ये क्या होती है? GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस provides a user friendly environment where user can interact with
computers through graphical objects such as menu, icon, buttons and other graphical objects. मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और खुद से कुछ भी, ये माउस से हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके हम यहाँ पे MS ऑफिस खोलना चाह रहे हैं वो खोला, पेंट खोलना चाह रहे हैं उसको ओपन किया हमने, ठीक है, कोई और गेम है उसको हमने स्टार्ट किया, फिर अगर हम रेजोल्यूशन चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने क्लिकिंग से, राइट क्लिक से इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया, रेजोल्यूशन डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया, कुछ भी है, मतलब आइकन्स, ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे बने होते हैं सारे बटन्स वगैरह, टास्क बार भी और नज़र आ रही होती है, टूल बार भी है, सारी चीज़ें उनमें सब कुछ हम जैसे विंडोज़ खोलते हैं तो इंस्ट्रक्शन होती हैं, इनको फॉलो करते हुए हम जो कुछ कमांड्स देते हैं ना, ये तरीका है, ये आसान तरीका है जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है, हम लोग इसको आम कॉमन पर्सन हम इसको इजीली समझ लेते हैं, क्योंकि कोड लैंग्वेज तो हमें नहीं आती, वो जो सीखता है पर्सन, जो बंदा सीखता है, टेक्नीशियन होता है कंप्यूटर में, IT में, उसी को वो लैंग्वेजेस और कोड्स आते हैं। और आप लोग भी कोडिंग सीखोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं कि कोडिंग के थ्रू किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जब हम कोड्स अप्लाई करते हैं तो वाकई में इस तरह होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन के ऐसे हो, ऐसे नहीं हो। अक्सर छोटे छोटे टॉयज़ और प्रोजेक्ट करते हैं बना के, या कुछ छोटी सी सिंपल मशीन्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, और इसके लिए वो कोडिंग करते हैं ना चिप्स में, तो कोडिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं ये लोग, ये आप प्रैक्टिकल में भी करके देखोगे। अब GUI is slower than CLI, ठीक है, as graphical mode takes more memory and resources. Windows and iOS are the example of GUI, मतलब वो फास्ट सिस्टम है, जो कोड सिस्टम है ना दूसरी लैंग्वेज वाला, यानी CLI जो फास्टर है और ये थोड़ा स्लोअर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ये आपके सामने फिगर भी है, इसको देख के भी सिंपली आप समझ सकते हो कि सारी इंस्ट्रक्शन हम खुद ही माउस से इसको पॉइंटर से दे रहे होते हैं कि ये है, ये हम क्लिक करेंगे, कुछ भी ओपन करेंगे, कोई चीज़ खोलेंगे, फिर इसको इस तरह कमांड दे देंगे कि ये नहीं, इस तरह, मतलब इस थ्रू प्रोसेसिंग, ये सारा GUI में आ रहा होता है। नेक्स्ट है SLOs क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं, ये टॉपिक है आपका। और दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएट अमंग दी वेरियस टाइप्स ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को आपने पहले तो डिस्कस करना है, उसके बाद उनके दरम्यान में क्या फ़र्क क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। सो 2.2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system can be categorized as under single user and multi-user OS. फिर है बैच प्रोसेसिंग OS, फिर टाइम शेयरिंग OS और रियल टाइम प्रोसेसिंग OS। इनको हम डिस्कस करते हैं फर्दर। अब है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है। In a single user operating system, a single user can access to the computer system at a time. एक वक्त में एक ही यूजर इस्तेमाल कर सके, ठीक है, इसको सिंगल यूजर OS कहते हैं। These types of operating systems are commonly used. DOS for PCs and Windows 98 for PCs are example. ये इनकी एग्जाम्पल है आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। अब यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं और विंडोज़ 98 वगैरह। अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट सेम टाइम, यानी एक वक्त में ज़्यादा यूज़र, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज the memory and resources among the various users according to the requirement, ठीक है। जैसे Linux है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसकी लिखी हुई कॉमन एग्जाम्पल है किसकी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड विद इन मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी इसमें जितनी भी जॉब्स या फिर जॉब्स का मतलब काम, वर्किंग या टास्क जो मैनेज होती हैं, की जाती हैं, कैरी आउट, इसके ऊपर एक्शन होता है, उसमें कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती। जैसे कि ये फिगर है, फिगर आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी। इसमें डिफरेंट यूज़र हैं,
सपोज कि इस सिस्टम में इस तरह है कि मुख्तलिफ यूज़र एक पर्टिकुलर टास्क अपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। जब ये काम हो जाता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ये जैसे कि सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 यूज़र्स हैं, इनकी डिफरेंट टास्क हैं, वो यहाँ पे ऑपरेट हुई। ऑपरेट होने के बाद ये चली गई आगे बैच में। मतलब इस सिस्टम के अंदर एक बैच क्रिएट किया जाता है मल्टीटास्किंग के लिए। अब बैच में उन्होंने एक इसकी टाइम रिक्वायरमेंट या लिमिट रखी हुई है, जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो पाता। जब इतनी लिमिट में ये सारी टास्क कलेक्टिवली उस बैच में क्रिएट हो जाती हैं, जब जमा हो जाती हैं, और जब वो एक लिमिट तक पहुंच जाती हैं, देन ये फिर कंप्यूटर तक आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो फिर कंप्यूटर उनकी प्रोसेसिंग कर देता है, ठीक है। और बैच सिस्टम जो है कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस, यानी बैच सिस्टम में टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, बहुत कम टाइम है जो वर्किंग के बगैर रहता है। और नेक्स्ट जॉब स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द करंट वन। सपोज के जैसे फर्स्ट यूज़र है, उसने अपना कोई भी काम किया और काम करने के बाद ऑपरेट कर दिया, ठीक है। और फिर वो उसके बाद ऑटोमेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो बैच में ट्रांसफ़र हो जाएगी वही टास्क ऑपरेट होने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये टास्क परफॉर्म हो गई, उसके बाद नेक्स्ट यूज़र की टर्न है, फिर नेक्स्ट यूज़र की परफॉर्मेंस की टास्क है। उस टाइम के बाद जब ये टास्क परफॉर्म होगी तो टाइम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यूज़र पे चला जाता है। फिर वो उसकी टास्क कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली फिर जो शिफ्टिंग है टाइम की, वो नेक्स्ट यूज़र के ऊपर चली जाती है। इस तरह से डिफरेंट टास्क कलेक्ट होकर बैच में जमा होती हैं, बैच से प्रोसेसिंग के लिए ये कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाती हैं, जो भी सेटलमेंट की होती है टाइम की। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। सपोज के एक क्रेडिट कार्ड, आज के ज़माने में सबको मालूम है डेबिट कार्ड यूज़ होते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब शॉपिंग वगैरह के लिए, किसी भी काम के लिए, ट्रांजैक्शन है। सपोज के फर्स्ट यूज़र है, उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, ठीक है, या ट्रांजैक्शन करनी है। वो ऑनलाइन उसको कोई टास्क है उसको परफॉर्म करता है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। वो काम हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, कंप्लीट हुई टास्क। और फिर ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक बैच मैनेज किया होता है सिस्टम में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। उस बैच में ये टास्क कलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, उसके बाद फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये सिस्टम है ना, चलता रहता है। अब कितने यूज़र होते हैं एट ए टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट यूज़र की टर्न है कि अगली ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, उसकी वो टास्क ऑपरेट होने के बाद बैच में कलेक्ट चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। इस तरह कुछ ट्रांजैक्शन जब एक लिमिट में जो सेटल होती हैं, बैच में जमा हो जाती हैं, तो जब ये बैच अप्रॉक्सीमेटली महीने तक या जो भी टाइम लिमिट उन्होंने रखी होती है, वो पूरी कलेक्शन होने के बाद ये फिर प्रोसेसिंग के लिए जब बैच फुल हो जाता है, फिर यहाँ से वो पूरी टास्क जो है वो कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसकी एक और एग्जांपल देखिए, एक और इसकी हम एग्जांपल लेके समझते हैं सिस्टम को। तो बैच सिस्टम के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो फिर सीपीयू में होती है कलेक्टिवली, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ये है कि जैसे स्टूडेंट्स की एनुअल कार्ड्स, रिजल्ट कार्ड्स हमने रेडी करने होते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, यूज़र समझ लें एक स्टूडेंट है, इसका डाटा वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सर्कल है ना येलो, ऑपरेटर मतलब कि ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके थ्रू हमने इसका डाटा दिया, यहाँ पे ऑपरेट किया। फिर ये डाटा कलेक्ट होके आपके बैच क्रिएट हुआ होता है, बैच में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, उसका डाटा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस बैच में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस तरह से बैच हमारा फिल होता रहता है। और एक टाइम पे जैसे उसकी लिमिट है वो फुल हो जाता है, बैच सारा डाटा इसमें कलेक्शन हो गई। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होते हुए इस प्रोसेस के थ्रू बैच में ये सारी कलेक्शन आई है। अब ये बैच में एट अ टाइम ये फुल ट्रांसफ़र हो जाएगा सीपीयू में, और सीपीयू इसकी प्रोसेसिंग कर देगा, यानी एट अ टाइम इसको परफॉर्म कर देगा। तो बैच सिस्टम के ज़ाहिर है फ़ायदे हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त टास्किंग है कि बैच में डिवीज़न हो जाती है सीपीयू की प्रोसेसिंग की। तो इस बैच सिस्टम को फिर जब कलेक्शन आती है सीपीयू के अंदर इसकी प्रोसेसिंग के लिए, तो वो एट अ टाइम इसको परफॉर्म कर देता है। इससे इसकी परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होती है, और हमें इस बैच सिस्टम को इस्तेमाल करने में काफ़ी
फ़ायदा भी होता है। ज़ाहिर है कि जब ये डिफरेंट सिस्टम्स, ग्रुप और टेक्निक्स इसी तरह से बनाई गई हैं, इसीलिए बनाई गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और काम को ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहे, एक्यूरेसी रहे। तो ये इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? A time sharing operating system is a technique which enables many people located at various terminals or places to use a particular computer system at the same time. एक ही वक्त में एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को जब डिफरेंट यूजर यूज कर रहे होते हैं तो उसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या रिफर करता है? द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन टाइम स्लॉट्स टू सेवरल प्रोग्राम्स सिमल्टेनियसली। इसकी मदद से क्या बहुत सारे इंडिविजुअल्स यानी लोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्पेसिफिक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट ओइंग वन, एंड प्रमोटेड द इंटरैक्टिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग। अब इसी की एग्जांपल भी इसमें दी गई है एक्सप्लेनेशन के साथ, और नेक्स्ट हम फिगर को देख के इसको समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रोसेस को आप इस फिगर के थ्रू अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी सीपीयू एट अ टाइम डिफरेंट यूजर्स के लिए जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है उनकी सर्विस को प्रोसेस करता है, उनकी कमांड्स को प्रोसेस करता है, इसको बोलते हैं। जैसे कि देखिए कि यहाँ पर सेंटर में सीपीयू है, सेंट्रल सीपीयू है, सिस्टम है। ठीक है, और एट अ टाइम इसको कितने लोगों ने 1 2 3 4 5 यूजर्स हैं, 5 यूजर्स ने कोई ना कोई टास्क परफॉर्मिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है एक ही वक्त में। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि नेट है, इस्तेमाल होता है, एक टाइप की टास्क भी एक टाइम पे पता नहीं कितने यूजर्स एट अ टाइम इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये दिखाई गई है। ठीक है, तो कोई भी काम है, किसी का कोई भी काम हो सकता है, कोई भी टास्क हो सकती है। तो इस वक्त जो है सीपीयू क्या कर रहा है, ये यूज़र टू, ये ग्रीन कलर में है, यूज़र टू, इसकी परफॉर्म यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, जो इसकी परफॉर्मेंस यानी कि इसकी टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, प्रोसेस हो रही है, इससे जो भी करना है, इसका काम प्रोसेसिंग में है। अब ये करने के बाद क्या होगा कि सीपीयू फिर जंप करेगा नेक्स्ट यूज़र टू से, फिर यूज़र वन, फिर इस तरह से सर्कल चलेगा। जब यूज़र वन की टास्क कंप्लीट हो जाएगी फिर वो यूज़र फाइव पे जाएगा, क्योंकि इन सब की टास्क इस वक्त सीपीयू के पास है। एक स्पेसिफिक टाइम में वो पहले एक टास्क को परफॉर्म करेगा, फिर सेकंड को प्रोसेस करेगा, फिर थर्ड को करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। तो टाइम शेयरिंग यानी इस तरीके से मल्टी टास्किंग चीज़ों को एट अ टाइम परफॉर्म किया सीपीयू ने, और इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ यूज़ होती है। और पर्टिकुलर टाइम, जिसको टाइम स्लाइड समझ लें कि जैसे क्वांटम जिसको कहते हैं, सीपीयू लेता है एक पर्टिकुलर परफॉर्म को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करने के लिए। वो करने के बाद फिर वो नेक्स्ट पे मूव करता है, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। सो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है। नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ फिक्स्ड टाइम लिमिट। ठीक है, इस तरह की प्रोसेसिंग जिसके लिए बिल्कुल फिक्स टाइम होता है, अगर टाइम अप एंड डाउन हो जाए तो दैट प्रोसेसिंग हैज़ टू बी डन विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट, अदरवाइज सिस्टम विल बी फेल्ड। तो वो सिस्टम ही फेल हो जाता है। ये बहुत हाई फाई सिस्टम यानी कि सेंसिटिव सिस्टम्स के अंदर ये अप्लाई होता है। जैसे कि रियल टाइम प्रोसेस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इनको हार्ड रियल टाइम में और सॉफ्ट रियल टाइम में कैटेगराइज किया जा सकता है। हार्ड रियल टाइम के अंदर क्या होता है कि सिस्टम इज सेट टू बी real time if it is required to complete its work and delivered its service on time। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। अब फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये कितने ज़्यादा सेंसिटिव और टाइमली एक्शन है। आप इनकी परफॉर्मेंस से, इनके नाम से आप समझ सकते हो कि ये टाइम के ऊपर इनकी प्रोसेसिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। ज़रा सा भी टाइम से आगे पीछे हो तो सिस्टम ही फेल हो जाता है। तो ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम की एग्जांपल है।
ठीक है। हर चीज़ आपको पता है, कंट्रोल टावर से या चीज़ों से, एयरपोर्ट के अंदर, एविएशन के अंदर, या सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, टेक्निकल सिस्टम होते हैं, न्यूक्लियर सिस्टम होते हैं, मिसाइल सिस्टम होते हैं, सबको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत मैनेज किया होता है। ठीक है। और उनका कंट्रोल पूरा बनाने वालों के पास जहाँ जैसे भी इन्होंने मैनेज किया होता है। इनको एक्चुअल टाइम विद इन टाइम लिमिट उसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर। फिर दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है। अब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो है थोड़ा उससे चेंज है, मतलब इसमें भी टाइम का हिसाब तो होता ही है, लेकिन ये है कि मीटिंग ऑफ डेडलाइन इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी टाइम। हर वक्त टाइम को बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं होता हर टास्क के लिए, बट प्रोसेस शुड गेट प्रोसेस्ड एंड गिव द रिजल्ट्स। प्रोसेसिंग तो होनी चाहिए नॉर्मल, मतलब ये कि इतना ज़्यादा टाइम को कुछ टास्क में होता है और कुछ टास्क में इतना ज़रूरी नहीं होता टाइम को फॉलो करना। जैसे इसकी एग्जांपल्स क्या है नॉर्मली, जैसे पर्सनल कंप्यूटर को पर्सनल यूज़ के लिए, इंडिविजुअल यूज़ के लिए हम जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ऑडियो है, वीडियो सिस्टम्स हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे कंप्लीटेड बिफोर एयरप्लेन, जैसे कि सबसे पहले चेकिंग होती है, आफ्टर चेकिंग अवेलेबल टाइमिंग, स्केड्यूल वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम, एयरलाइन टिकट्स बुकिंग सिस्टम, ये सब एग्जाम्पल किसी हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की। इन सब चीज़ों के अंदर कुछ टास्क ऐसी हैं जिनमें टाइम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ इस तरह होती हैं जो कि विदाउट टाइम रिस्ट्रिक्शन भी फॉर्म हो जाती हैं, प्रोसेसिंग में चली जाती हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।